नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और मैं आज आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूँ हिंदी भाषा का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें आपको और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए शुरुआत करते हैं। हिंदी भाषा की ध्वनि व्यवस्था। जैसे कि हम जानते हैं, हिंदी भाषा में कुल 59 ध्वनियाँ स्वीकार की गई हैं। इस दृष्टि से दुनिया की सबसे सर्वाधिक समृद्ध भाषा मानी गई है। 59 ध्वनियाँ अपने आप में होना एक बहुत ही विस्तृत माना जाता है। जैसे कि 59 ध्वनियों का एक समूह होता है। ध्वनि जब हमारे कर्णों तक पड़ती है, उसके बनाए गए स्वरूप हमारे मस्तिष्क का भेदन करते हैं और तब जाके हमें उन शब्दों की आवृत्ति समझ में आती है। तो हम वापस आते हैं। हिंदी भाषा की ध्वनि व्यवस्था में 59 ध्वनियाँ हैं। दृष्टि से विश्व की सबसे समृद्ध भाषा यह मानी गई है। इसमें मूल रूप से हमें पढ़ना पड़ता है स्वर, व्यंजन और अयोगवाह ध्वनि। स्वर व्यंजन हम नॉर्मली जब से हमने स्कूल में व्याकरण पढ़ा, सीखा और अभी तक ग्रेजुएशन, मैट्रिक परीक्षा जब भी हम पढ़ते हैं तो ये चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है स्वर। स्वर के बारे में जानते हैं। स्वर उस ध्वनि को कहते हैं जिसका उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से होता है, उसे हम स्वर कहते हैं। और हिंदी भाषा में 12 स्वर माने गए हैं जिन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। अब स्वर के भी 3 वर्ग होते हैं। इसमें एक तो मूल स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब सबसे पहले हम आते हैं वे स्वर जिन्हें मूल स्वर कहा जाता है। मूल स्वर क्या होगा? मूल स्वर में हम देखते हैं मूल, जिसका जो बेसिक्स हमारे हैं, इसके अंतर्गत आते हैं आपके मूल स्वर में अ, ई, इसको छोटी ई कहा जाता है, छोटा ऊ और री। ये हमारे मूल स्वर के अंतर्गत आ गए। उसके बाद दीर्घ स्वर, एक ही मूल स्वर के 2 बार जुड़ने से बनने वाली स्वर, उसको हम कहते हैं दीर्घ स्वर। इसमें क्या होगा? इसमें सपोज एक उदाहरण लेते हैं, आ। आ कैसे बना? जब अ प्लस अ आपस में जुड़ेंगे तो आ का साउंड आएगा। ऐसे ही जो बड़ा ऊ है हमारा, इसमें क्या होगा? ऊ और ऊ, छोटा ऊ, 2 बार ऊ के जुड़ने से साउंड बन गया बड़ा ऊ। तो ये हमारा दीर्घ स्वर। इसमें श्वास की तीव्रता बड़ी देर तक रहती है। और जो मूल स्वर, जहाँ से हम स्वरों का ज्ञान करते हैं, अ, ई, री, ये सब हमारे इसमें आते हैं। अब आते हैं हम संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्या होता है? जो नाम से पता चल रहा है, संयुक्त का अर्थ है अलग अलग स्वरों से मिलकर जो बनता है, वो संयुक्त स्वर कहलाता है। संयुक्त स्वर में कैसे बनेगा? संयुक्त स्वर में हम लिखते हैं जैसे ए। ये कैसे बना? इसमें हमने क्या करा? अ और ई को मिलाया तो एक साउंड निकली, अ, ई। आप बार बार रिपीट करते रहेंगे तो एक साउंड निकलेगा जिसे ए बन के आएगा। ऐसे ही ओ में क्या होगा? अ और छोटा ओ मिलके क्या बनेगा? बार बार इनके उच्चारण करने से क्या बनेगा? ओ बनेगा। ऐसे अनेकों उदाहरण हमारे पास विद्यमान हैं। अब हम आते हैं व्यंजन में। व्यंजन क्या होता है? व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य ध्वनि मतलब यहाँ पे एक स्वर है, की सहायता लेनी पड़ती है। और स्वर के बिना व्यंजन पूर्ण नहीं होते। ये महत्वपूर्ण बात है, स्वर के बिना कभी भी कोई व्यंजन पूर्ण नहीं होता। हिंदी में कुल 45 व्यंजन है। अब बात ध्यान देने वाली यही है कि लगभग जब हम स्वरों की बात करते हैं तो हिंदी भाषा में 12 स्वर माने गए हैं। 12 स्वर माने गए हैं। और जब मैं व्यंजन की बात करता हूँ तो व्यंजन में हमारे पास कुल संख्या 45 है। तो ये महत्वपूर्ण है। कभी कभार परीक्षा की दृष्टि से पूछा भी जाता है व्यंजन कितने होते हैं और स्वर कितने होते हैं, तो इनका विभेद कर पाना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। तो जैसा कि आपने देखा, व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण के लिए अन्य ध्वनि यानी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है और स्वर के बिना व्यंजन पूर्ण नहीं हो सकता। हिंदी में कुल 45 व्यंजन माने गए हैं। कई आधारों पर इसका वर्गीकरण भी किया जाता है। कैसे? पहला है अवरोध। अवरोध, कहीं पे रुकावट उत्पन्न होती है। कैसे? उसमें सबसे पहला आता है अंतस्थ व्यंजन। जो अंतस्थ व्यंजन आपने पढ़ा होगा। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? जैसे आपने कोई ऐसे व्यंजन सुने होंगे, य, र, ल, व, ये अंतस्थ होते हैं। इसमें क्या होता है? उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती होता है और श्वास का अवरोध बहुत कम होता है जब हम इसके बारे में बात करते हैं। ऊष्म और संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन जैसे जिसमें घर्षण, श्वास का घर्षण होता है। इसमें कैसे, इसको कैसे पता लगाएंगे? श, स, श, ह, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन मिलती है, तो ये हमारा ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाता है। उसके बाद आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन बहुत महत्वपूर्ण है। स्पर्श व्यंजन क्यों? जिसमें हमारी जीवा का स्पर्श होता है। इसके अंतर्गत आते हैं आपके वर्ग व्यंजन कहते हैं इनको। वर्ग व्यंजन में क वर्ग, उसके बाद आएगा आपका च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर प वर्ग। वर्ग का मतलब क से आगे को ख, ग, घ। ऐसे ही च, छ, ज,
ऐसे ही ट ठ ड ढ, ऐसे प फ ब ब, ऐसे आगे बढ़ते भी जाएगा। मतलब क के बाद 4 स्वर और आएंगे, ऐसे चौ के बाद 4 व्यंजन और आएंगे, इसके बाद 4 व्यंजन और आएंगे, प के बाद 4 व्यंजन और आएंगे। तो वर्ग का मतलब है कि उसके बाद आने वाले कुल मिला के 4। तो हमने क्या पढ़ा, व्यंजन में अवरोध के आधार पर अंतस्थ व्यंजन, ऊष्मी व्यंजन और दूसरा स्पर्श व्यंजन, ये सब आते हैं अवरोध के आधार पर व्यंजन की प्रणाली में। दूसरा उच्चारण के आधार पर, उच्चारण का स्थान कैसा है वो हमें दिखता है। उच्चारण का स्थान एक तो कंठ, कंठ से होता है, जैसे क ख ग, ये गले से जो साउंड निकलती है। तालव्य, तालव्य कैसे होगा, जिसमें जीभ का जो तालमेल होगा, जैसे च छ ज झ, ये सब इसके अंदर आएगा। मूर्धन्य में हम क्या पढ़ेंगे, ट ठ ड, मूर्धा। और दंत, जिसमें धातु का प्रयोग होता है, जैसे आपने सुना ही होगा त थ द ध न, इस तरह से। ओष्ठ, जिसमें होठों का प्रयोग होता है, उसमें प फ ब भ, ये सब। और मूर्धन्य में आपने पढ़ लिया कि ट ठ द किस प्रकार इसका उपयोग होता है। तो ये बेसिकली हमने पढ़ा हिंदी भाषा की जो ध्वनि व्यवस्था, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो बेसिक ग्रामर का स्ट्रक्चर है, वो हमें सीखने को मिलता है स्वर और व्यंजन में। अब बारी होती है अयोगवाह ध्वनि की। अयोगवाह ध्वनि क्या होती है, ऐसी ध्वनि जो बेसिकली जिसमें अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग आते हैं। अयोगवाह ध्वनि के क्या आता है, अब मैं आपको बताना चाहूँगा अनुस्वार क्या होता है। अनुस्वार, आप सिंपल और सटीक शब्दों में अगर हम देखें, अनुस्वार क्या होता है, अनुस्वार जिसमें अंग की बिंदी लगती है। जैसे आपने उदाहरण के तौर पे पढ़ा होगा गंगा, तो अंग की बिंदी आई, तो ये अनुस्वार हो गया। अनुनासिक, अनुनासिक का मतलब क्या हो गया, जैसे चांद, चंद्रबिंदी, जैसे बांस, ये सब अनुनासिक के अंदर। और इसके बाद फिर क्या आता है अंत में, विसर्ग। और विसर्ग तो हमने लगभग देखा ही है और किताबों में पढ़ा ही है। तो जैसे प्रातः, जिसके पीछे विसर्ग आता है, ये सब हमारे आते हैं हिंदी भाषा की ध्वनि व्यवस्था के अंदर। एक बार मैं आपके सामने फिर से समराइज़ करता हूँ। हिंदी भाषा में कुल 59 ध्वनियाँ स्वीकार की गई हैं और इन ध्वनियों को मूल रूप से 3 वर्गों में ही बांटा जाता है, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वर व्यंजन से हम अवगत हो चुके हैं। अयोगवाह ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ होती हैं जिनके अंतर्गत क्या होता है, 3 तरह की प्रणालियाँ आती हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुनासिक क्या चीज़ है, जिसमें चंद्रबिंदु का समान चाँद, बांस, इस तरह के उदाहरण देखने को मिलते हैं। अनुस्वार क्या है, जैसे अंग की बिंदी आती है, गंगा। ऐसे विसर्ग क्या है, विसर्ग में जैसे लास्ट में हमारा प्रातः, इस तरह से जो शब्द आते हैं वो लगते हैं। तो ये हमने पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा मेरे साथ, और आपको बताते हुए मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है कि मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। तो धन्यवाद।